एवरीवन। टुडे आज का हमारा टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया, मतलब राष्ट्रवाद जो होता है वो हमारे भारत में कैसा है या कैसा था। रीड करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, हमारी वेबसाइट भी एक है जिसका डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। उस पे आप वीडियो के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके PDF पे DM कर सकते हैं। सो प्लीज हमारी जो वेबसाइट है उस पे जरूर विजिट कीजिए। नाउ वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation states. It also meant a change in people's understanding of who they were and what defined their identity and scene of belonging. New symbols and icons, new songs and ideas forged new links and redefined the boundaries of communities. In most countries, the making of this new national identity was a long process. How did this consciousness emerge in India? Means जो सारे चेंजमेंट यूरोप में नेशनलिज्म के बाद आने से हुए, वो सारे चेंजमेंट हमारे इंडिया में कैसे अप्लाई हुए और क्या क्या हुआ। इन इंडिया एंड एज इन मैनी अदर colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. But each class and group felt the effect of colonialism differently. Their experiences were varied and their notions of freedom were also always the same. नेशनलिज्म के हमारे मॉडर्न इंडिया में आने से क्या हुआ, हमारे इंडिया की ग्रोथ हुई, जिससे हमारे यहाँ जो कॉलोनिज्म सिस्टम था वो स्प्रेड हुआ ऑल ओवर इंडिया में। सबको सेम राइट्स मिलने लगे और सेम फ्रीडम मिलने लगी जो उन्होंने पीपल ने यहाँ के एक्सपेक्ट की थी। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी tried to forge their groups together within one movement, but the unity didn't emerge without conflict. जो कांग्रेस थी, महात्मा गांधी के अंडर में कांग्रेस पार्टी जो थी, उसने बहुत ट्राई किया कि सारे ग्रुप को एक साथ लाया जाए एक मूवमेंट के जरिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट थे ये सारी चीज़ें करने में। In an earlier textbook, you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of the 20th century. In this chapter, we will pick up the story from the 1920s and study the non-cooperation and civil disobedient movements. पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, कैशनलिज्म हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम आया, क्या क्या चीज़ें हुई 20th सेंचुरी में। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जो 1920 में जो स्टोरीज उनकी कहानियाँ थी और जो कॉपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चलाए गए उनके बारे में पढ़ेंगे। वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस sought to develop the national movement, how different social groups participated in the movement and how nationalism captured the imagination of people. हम इसमें ये समझने की कोशिश करेंगे जो कांग्रेस है उसने बहुत सारी चीज़ें की, जैसे कि इंडिया में हमारे नेशनल मूवमेंट जो भारतीय आंदोलन हुए वो कैसे डेवलप किए जाएं, कैसे सोशल ग्रुप को इनमें पार्टिसिपेट कराया जाए इन मूवमेंट्स में, और जो पीपल्स की इमेजिनेशन थी नेशनलिज्म को लेके उसे समझाया जाए कि वो ऐसे क्या क्या चीज़ें इमेजिन करते हैं अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्रीयता के लिए। यहाँ पिक्चर आपको दी हुई है 6 अप्रैल 1919 की। मास प्रोसेशंस ऑन द स्ट्रीट्स बिकेम अ कॉमन फीचर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। जब नेशनल भारतीय आंदोलन चल रहे थे उसमें जो है मास प्रोसेशन यानी कि कई सारे लोग सड़कों पर आ जाते थे, उसे दिखाया गया है। नेक्स्ट, जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम खिलाफत और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा था। इन द ईयर्स आफ्टर 1919 वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स and developing new models of struggle. How do we understand these development? What implications did they have? 1919 के बाद जो सारी चीज़ें हुई, नेशनल मूवमेंट जैसे जैसे अलग अलग नई जगहों पर नए क्षेत्रों में फैलता गया, उससे सोशल जो ग्रुप थे हमारे उन पे क्या इफेक्ट पड़ा, न्यू मॉडल्स जो थे जो स्ट्रगल कर रहे थे उन पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. It led to a increase in defense expenditure which was financed by war loans and increasing taxes. की वजह से क्या हुआ, सबसे पहले जब वॉर शुरू हुआ था तो वहाँ उसकी वजह से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई, जिससे जो डिफेंस एक्सपेंडिचर यानी कि जो हमारे रक्षा विभाग हैं उस पर खर्चा बढ़ गया, उसके लिए खर्चा ज़्यादा हो गया बजट से, और फाइनेंस कराने पड़े कई सारे लोन, और टैक्स भी बढ़ा दिए गए। तो द वॉर ईयर्स प्राइजेस इंक्रीज्ड डबलिंग बिटवीन 1913 1918.
लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। इसी वर्ल्ड वॉर की वजह से कई सारे टैक्सेस बढ़ा दिए गए, जिसके बाद 1913 से 1918 के बीच में बहुत सारी चीज़ें थी जिनके प्राइस डबल हो गए थे, और जो कॉमन लोग थे उनके लिए लाइफ बहुत स्ट्रगल्ड हो गई थी। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्डर्स एंड द फोर्स ट्रीटमेंट इन रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। जो विलेज के लोग थे उनको जो है जो वहाँ शोल्डर्स होते थे, सिपाही होते थे, उनको जो है सारे हेल्प करनी होती थी, उनको भी फूड सप्लाई करना, जो कि एक एंगर का कारण बन गया था। Then in 1918, 19 and 1920, 21, crops failed in many parts of India, resulting in acute shortage of food. This was accompanied by an influenza epidemic. According to the census of 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famines and the epidemic. फिर उसके बाद जो हमारे यहाँ की फसलें थी वो भी खराब हो गई थी 1920, 21 में, 1980 और 19 में। इसकी वजह से फूड की शॉर्टेज हो गई थी। ये कई सारे सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक था, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वॉज ओवर, बट दैट डिडंट हैपन। लोगों ने सोचा कि ठीक है, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं वो वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद सही हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। इसके बाद क्या हुआ, एक नया लीडर आ गया, उसने इनके संघर्ष का सारी चीजें थी वो बदल दी बिल्कुल। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का जो आइडिया था वो कैसे आया, क्यों आया, किसने किया, ये सारी चीज इसमें हम पढ़ेंगे। Mahatma Gandhi returned to India in January 1915. As you know, he had come from South Africa, where he had successfully fought the racist regime with the novel method of mass agitation, which he called सत्याग्रह। इसके बाद जब गांधी जी हमारे जो हैं वो जनवरी 1915 में इंडिया वापस आए साउथ अफ्रीका से, फिर उन्होंने ये सत्याग्रह शुरू करने की सोची। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasizes द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. Without seeking vengeance or being aggressive, a satyagrahi could win the battle through non-violence. उनका मानना था कि अगर हम सच का साथ देंगे और सच की ताकत हमारे साथ रहेगी तो हम ये जो लड़ाई है वो बिना किसी मारपीट के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के जीत सकते हैं। This could be done by appealing to the conscience of the oppressor. People, including the oppressors, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence. जो लोग इस सत्याग्रह में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको अपना वायलेंस यानी कि हिंसा को छोड़ के सच के रास्ते से ये लड़ाई लड़नी थी। By this struggle, truth was bound to ultimately triumph. महात्मा गांधी believed that दिस ड्रामा ऑफ नॉन वायलेंस कुड अनटाई ऑल इंडियन। महात्मा गांधी को विश्वास था कि ये जो हम कर रहे हैं, ये जो धर्म है हमारा अहिंसा का, उससे क्या होगा, जो हमारे भारत के लोग हैं उनको हम एक साथ ला सकेंगे। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। इन 1970 ही ट्रेवल्ड टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। जो इसके बाद जब महात्मा गांधी इंडिया आए तो उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट कई अलग अलग जगहों पे शुरू किया। सबसे पहले वो 1917 में बिहार के चंपारण में गए। वहाँ पे जो किसान थे उनके विरुद्ध, जो उनसे खेती कराई जा रही थी नील की, उस सिस्टम के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई। देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इसके बाद उन्होंने एक और सत्याग्रह चलाया जो गुजरात के खेड़ा जिले के किसान थे उनके लिए। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलर एंड अ प्लग एपिडेमिक, द पीजेंट ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू एंड वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन भी रिलैक्स। जो प्लेग एपिडेमिक की वजह से फसलें बेकार हो गई थी गुजरात में खेड़ा के किसानों के समूह की, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपील की कि उनसे जो रेवेन्यू लिया जाता है फसल के बदले उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट अमंगस्ट कॉटन मिल वर्कर्स। इसके बाद 1918 में महात्मा गांधी जी जो हैं वो अहमदाबाद गए। वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट शुरू किया जो कॉटन मिल में जो काम करने वाले वर्कर्स थे उनके लिए। नेक्स्ट आता है द रोलेटेक इम्बोल्डेंडेड। With this success, Gandhi ji in 1919 decided to launch a nationwide
Satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919. This act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. इसके बाद जब गांधी जी को ये जो उन्होंने पहले सत्याग्रह चलाए थे अहमदाबाद में, खेड़ा में और बिहार के चंपारण में, इनमें जब वो विजय हुए, मतलब उनकी जीत हुई, इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो रॉलेट एक्ट पास किया गया था 1990 में अपोज्ड गवर्नमेंट के द्वारा, उसका विरोध किया. इट गेव द गवर्नमेंट enormous power to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust law. ये जो लॉ बनाया गया था रॉलेट एक्ट में, इसका जो है गांधी जी पहले की तरह ही बिना किसी हिंसा के इसे बंद करवाना या रोक लगवाना चाहते थे, जो कि 6 अप्रैल को बरताल में शुरू हुआ. रैलीज were organized in various cities. Workers went on a strike in railway workshops and shops closed down. Alarmed by the popular upsurge and scared that lines of communication such as the railways and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalists. Local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली. इसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया 6 अप्रैल से, तो कई सारे रैली जो हैं वो अलग अलग शहरों में चलने लगी. जो वर्कर्स थे रेलवे के वो स्ट्राइक पे आ गए, दुकानें बंद कर दी लोगों ने, और कम्युनिकेशन होता था लोगों से वो रेलवे और टेलीग्राफ के जरिए होता था. और जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उसने डिसाइड कर लिया कि हम इस राष्ट्रवाद को रोकेंगे. इसके लिए उन्होंने जो लोकल लीडर्स होते थे उनको अमृतसर से उठवा लिया या फिर उन्हें अपने पास बुलवा लिया, जिससे कि ये सारी चीज़ें बढ़े ना, और महात्मा गांधी को दिल्ली में आने से रोक दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया या रोक दिया गया. On 10 April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशंस. इसके बाद 10 अप्रैल को जो अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था उसमें उन्होंने अटैक करवाया, उसके किनारे पे पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन में भी अटैक करवाया. मार्शियल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड. इसके बाद जनरल डायर को इस चीज़ की कमांड दी गई. ऑन 13 अप्रैल the infamous Jallianwala Bagh incident took place. On that day a large crowd gathered in the closed ground of Jallianwala Bagh. 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग जो है वहाँ पे उस जगह पे क्या हुआ, विशाल जन समूह इकट्ठा हुआ, मतलब कई सारे लोग एकजुट हुए प्रोसेशन के लिए या पीसफुली प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ से. Some came to protest against the government's new repressive measures. Others had come to attend the annual Baisakhi fair. इसमें से कुछ लोग जो थे वो गवर्नमेंट ने जो नया रूल बनाया था उसको प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे. कुछ लोग जो है वहाँ पे बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए आए थे या अटेंड करने के लिए आए थे. बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी मैनी विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ द मैरिटल लॉ दैट हैड बीन इम्पोज्ड. डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट एंड ओपनड फायर ऑन द क्राउड, किलिंग 100. इसके बाद कुछ लोग वहाँ जो गांव के थे उनको तो इसके बारे में, इस लॉ के बारे में पता भी नहीं था, वो तो बैसाखी सेलिब्रेट करने आए थे. इसके बाद जो डायर था यानी कि जनरल डायर, वो आया वहाँ पे और उसने जो एग्जिट बाहर जाने का रास्ता था उसे ब्लॉक करवा दिया, बंद करवा दिया, और फिर वहाँ पे भीड़ में गोलियां चलवाई जिससे सैकड़ों लोग मर गए. His object, as he declared later, was to produce a moral effect to create in the minds of सत्याग्रहीज a feeling of terror and awe. उसका मेन उद्देश्य था जो सत्याग्रह करने वाले जो सत्याग्रही थे उनके मन में डर पैदा किया जाए. As the news of Jallianwala Bagh spread, crowds took to the streets in many North Indian towns. There were strike clashes with the police and attack on government buildings. The government responded with brutal repression, seeking to humiliate and terrorize people. Satyagrahis were forced to rub their noses on the ground, crawl on the streets, and do salam to all sahib. People were flogged and villages around Gujranwala in Punjab, now in Pakistan, were bombed. Seeing violence spread, Mahatma Gandhi called off the movement. इसके बाद इस जलियांवाले बाग की घटना के बारे में जब सभी जगह खबरें फैलने लगी तो सभी लोगों ने क्या किया, बहुत सारे लोग स्ट्राइक पे आ गए, बहुत सारे लोगों ने आने बंद कर दी. तब इस चीज़ के खिलाफ हो गए कि ये जो चीज़ें की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वो गलत है. इसे देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, सत्याग्रही थे उनको जो है उनकी नाक जमीन पे रगड़वाई और उनको गलियों में टहलाया. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पुलिस थी उसको सैल्यूट करने को कहा फोर्सफुली. एंड जो कुछ गांव थे जैसे गुजरानवाला जो पहले पंजाब में था अब पाकिस्तान में है, वहाँ पे बम चलवाए. ये सारी हिंसा को फैलती हुई हिंसा को देखकर महात्मा गांधी जो थे उन्होंने अपना मूवमेंट आंदोलन वापस
ले लिया। While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. Mahatma Gandhi now felt the need to launch a more broad-based movement in India. अब इसके बाद जो रोलेट सत्याग्रह जो है मूवमेंट पूरे ऑल इंडिया में फैल गया। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट क्रिएट करने की सोची, बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर. One way of doing this, he felt, was to take up the Khilafat issue. The First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey. इसके बाद उन्होंने सोचा कि ये सारी चीज़ें तभी सक्सेसफुल हो सकती हैं जब हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाया जाए. ये एक ही तरह से हो सकता था कि वो जो खिलाफत इशू चल रहा था उसे रोक दिया जाए. और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ और उसमें तुर्की हार गए एंड देयर वर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्पायर, द spiritual head of the Islamic world, the Khalifa, to defend the Khalifa's temporal powers, a Khilafat Committee was formed in Bombay in March 19. इस वजह से जो खिलाफत कमेटी है वो मुंबई में यानी कि बॉम्बे में 1919 में फॉर्म्ड की गई. A young generation of Muslim leaders like the brothers मोहम्मद अली, शौकत अली. नई जनरेशन में खिलाफत आंदोलन के जो फाउंडर थे वो दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली. Began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. Gandhiji saw this an opportunity to bring Muslims under the umbrella of a unified national movement. At the Calcutta session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj. जब गांधी जी ने उन दोनों ही भाइयों से बात करी यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली जो फाउंडर थे, मुस्लिम लीडर्स थे, कि ये सारी चीजें तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब हिंदू और मुस्लिम सारे एक ही छाते के नीचे यानी कि एक साथ हो जाएं. उसके बाद जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ कांग्रेस का सितंबर 1920 में, उसमें उन्होंने बाकी जो लीडर्स है उनसे भी उनका सपोर्ट मांगा जिससे कि एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया जा सके जिसमें कि खिलाफत और स्वराज दोनों को ही मिलकर सपोर्ट करना होगा. वाई नॉन कॉर्पोरेशन? इन दिस फेमस बुक Hind Swaraj 1909, Mahatma Gandhi declared that British rule was stabilized in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation. If Indians refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would came. इसके बाद जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इसलिए स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि जब ये हिंद स्वराज बुक 1909 में महात्मा गांधी जी ने पब्लिश की तो उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि इंडिया में कॉर्पोरेशन जो है, अगर हम ब्रिटिश को कॉर्पोरेट नहीं करेंगे और एक साथ आ जाएंगे तो ये जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में वो एक साल के अंदर ही समाप्त हो जाएगा और स्वराज वापस आ जाएगा. हाउ कुड नॉन कॉर्पोरेशन बिकम अ मूवमेंट? गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड unfold in stages. It should begin with the surrender of titles that the government awarded and a boycott civil services, army, police, courts and legislative councils, schools and foreign goods. उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि अगर हम जो इनके द्वारा दी जाने वाली सरकारी उपाधियां हैं, अवार्ड हैं या पदवी हैं, इन सब का बॉयकॉट कर दें, सिविल सर्विसेज, पुलिस, आर्मी, इन सबको भी बॉयकॉट कर दिया जाए तो हो सकता है. देन इन केस द गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन, अ फुल सिविल डिसोबीडिएंट कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड. तो द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली toured extensively मोबाइलिजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट. इसके बाद 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली ने साथ में मिलकर इसको पूरे भारत में बड़े तौर पे इस मूवमेंट को स्प्रेड किया. मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल्स. दे वर टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 1920. इसके बाद कांग्रेस के जो इलेक्शन होने थे, काउंसिल इलेक्शंस नवंबर 1920 में, उसे भी कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया. And they feared that the movement might lead to popular violence. In the months between September and December, there was an intense tussle with the Congress. For a while, there seemed no meeting point between the supporters and the opponents of movement. Finally, at the Congress session in Nagpur in December 1920, इसके बाद जो उनका अधिवेशन होना था, कांग्रेस सेशन होना था, वो नागपुर में दिसंबर 1920 में हुआ और जो असहयोग आंदोलन होना था वो भी अडॉप्ट किया गया. हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड? हु पार्टिसिपेटेड इन इट? हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव ऑफ द आइडियाज ऑफ नॉन कॉपरेशन? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे शुरू किया गया, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और सोशल ग्रुप्स कैसे एक साथ में आए इस आइडिया को
एक्सेप्ट किया, ये सारी चीज़ें देखेंगे।